आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज देश का बजट आने वाला है और एक नया रिकॉर्ड वित्त मंत्री सीतारमण के नाम लिखने वाला है, क्योंकि वो लगातार 7वीं बार आज बजट पेश करेंगी और सभी की उम्मीद है यही कि उनके पिटारे से आखिर आज क्या निकलने वाला है। बिल्कुल, पिटारे से क्या निकलेगा। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सैलरीड क्लास लगातार निगाहें बनाए हुए है कि क्या टैक्स में छूट अब उन्हें मिलेगी, क्या जो स्लैब है उसमें कुछ चेंजेस निर्मला सीतारमण करेंगी, क्योंकि पिछले 7 बार से ये नहीं हुआ है। एक उम्मीद लगाए बैठा है। गांव के लिए क्या होगा, रोजगार के लिए क्या होगा, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, इसके अलावा किसानों के लिए क्या होगा, इस पर भी नजर रहेगी। और बड़ी बात यह है कि 11 बजे बजट भाषण शुरू हो जाएगा। उससे पहले सुबह सुबह निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची, उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुई, राष्ट्रपति से मुलाकात की। बजट के लिए उन्होंने पहले मंजूरी ली, अब मंजूरी मिल चुकी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया जा रहा है कि दही शक्कर भी उनको खिलाया है। अब संसद के लिए रवाना हो गई है निर्मला सीतारमण और संसद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं संसद के बाहर की, आपको गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। बस यहीं पर ही वो रेड टैबलेट लेकर पहुंचने वाली हैं वित्त मंत्री। बिल्कुल, देखिए रेड टैबलेट लेकर पहुंचेंगी और निश्चित तौर पर सभी को उम्मीद ये है कि क्या पिछले 6 बार का जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है उससे ये अलग होगा, क्योंकि ज्योति अब तक हम देखें तो किसी भी बजट में लोक लुभावन वादे नहीं रहे हैं। अंतरिम बजट जो पेश किया गया था, चूंकि इलेक्शन करीब था तो उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उस बजट में भी कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री संसद पहुंच रही हैं और बिल्कुल संसद पहुंचने की तस्वीरें हमारे साथ। जी, निश्चित तौर पर उनका काफिला और वो जैसे ही संसद में एंट्री करेंगी वो तस्वीरें भी सबसे पहले। यासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलुरु से और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सौरभ जी हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं। यासिर, मैं पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप बेंगलुरु में हैं, आईटी सिटी बेंगलुरु है। आईटी सिटी क्या उम्मीद कर रही है इस बजट से? जी बिल्कुल, देखिए निर्मला सीतारमण जो है टैब पर ही बजट भी पेश कर रही है, तो आईटी सेक्टर का ज़रूरी जानना है कि उनकी उम्मीदें क्या है इस बजट से। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है पद्मनी नवलगुण जी, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर की। मैम, अगर हम सॉफ्टवेयर सेक्टर की बात करें, क्योंकि बेंगलुरु है, सॉफ्टवेयर सेक्टर का नाम तो आना ही है, क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से? हमें R&D के लिए और बजट रिलीज़ होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि AI एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हर किसी फील्ड में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऑल बिजनेसेस आर गेटिंग अफेक्टेड। तो हम ये चाहते हैं कि उसके लिए एक स्पेशल बजट बनाया जाए और उसके लिए एक रेगुलेटरी मेजर भी होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अभी स्टार्टअप्स AI पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हम रेगुलेटरी नहीं कर रहे, यानी अपने मनमर्जी से ही कर रहे हैं। तो एक रेगुलेशन आ जाए और उसके लिए एक फ़ंड भी होना चाहिए, क्योंकि कमिटी बने और उसके हिसाब से ये रेगुलेशन चलता रहे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के लिए भी हमें एक अलग से कमिटी होना चाहिए और उसके लिए भी इनफ बजट होना चाहिए, ताकि हम इसको प्रोग्रेस कर सकें। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो दुनिया भर में इस समय जो है हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आगे है। कि खासकर अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो क्या क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकती है, सरकार मदद कर सकती है? ऐसा परसेप्शन है, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर AI आ गया तो हमारे जो बाकी के वर्क हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा करके ये परसेप्शन है। लेकिन ये हमारा अनुभव ये रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें केवल अडॉप्ट करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी के लिए। और मेरा ये मानना है कि हम जो इंडिया में जो कर रहे हैं वो अभी तक तो बेहतरीन है ही है, तो इसको अगर हम ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे विथ मोर ऑफ एवेन्यूज़ ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें हम लोग अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो लगातार मांग हो रही है टैक्सेस को लेकर। जब स्टार्टअप्स की बात है, क्या उम्मीद है कि इस बार कुछ बदलाव होगा? अभी तक जो स्टार्टअप के लिए एनेबलर्स मिले हैं अपने को, तो वो सफिशेंट है ही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप्स को अगर सही दिशा में लेके जाएं तो वो भी बहुत काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम एज इंडस्ट्री हम स्टार्टअप के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हम उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साथ में अगर जैसे कहा जाता है सबके साथ सबका विकास, तो हम भी उसी के मायने में रखते हुए ये सोच रहे हैं कि स्टार्टअप को भी हम साथ में लेके जा सकते हैं।
तो पर से स्टार्टअप के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, स्पेशली CII से भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, इकोसिस्टम भी बनाया जा रहा है जिससे स्टार्टअप भी अपने साथ बूम कर सकते हैं। अगर हम IT और BT सेक्टर की बात करें तो अब हम देख रहे हैं कई और देशों में भी जो है IT सेक्टर बूम पे है, जिसका असर हम देख रहे हैं, और इकोनॉमी पे जो है ग्लोबल लेवल में हम देख रहे थे कि कम यहाँ पर भी पड़ रहा है उसका। तो क्या इस बजट में ऐसा कुछ हो सकता है कि वापस इंडिया जो है पोजीशन पे आ जाए जिस तरह से हमने पहले देख रहे थे? उम्मीद तो यही किया जा रहा है कि जो हम GCC हैं जिनके लिए हमें टैक्स देना पड़ रहा है, अगर उस पर सरकार नज़र रखे तो हम भी लेवल पे आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे देश की ये स्ट्रेंथ रहा है कि हम लोग ग्लोबली एज अ यंग जनरेशन एंड वाइड इंजीनियरिंग हमारा स्किल रहा है, जिसके लिए सबकी तरफ से एक प्रयास यही रहा है कि इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्किल और जो जॉब गैप है वो हम क्लोज कर ही रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे जो स्किल डेवलपमेंट के चैनल्स हैं वो शुरू किया जाए तो हम भी ऑन पार हो ही जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट्स की आपने बात की, हमने पिछली बजट में भी देखा गया कि किस तरह से थ्रस्ट था गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट स्कीम को। आपको उम्मीद है कि इस बार भी इस स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी? ये तो एक्सपेक्टेशन है ही है, क्योंकि जो लास्ट इम्प्लीमेंट किया है जिसके हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे हैं, तो उसके लिए ज़रूर ये रहना ही चाहिए। प्लस अगर वाइड स्प्रेड स्किल्स को भी हम लेके चलें तो उसके लिए भी हमें मदद मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की उम्मीदें हैं यहाँ पर IT सेक्टर की। अगर हम खासकर GCC की बात करें या फिर स्टार्टअप्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात करें, तो उम्मीदें हैं काफ़ी यहाँ पर। और देखना है कि जब पिटारा खुलेगा संसद में तो क्या जो उम्मीदें हैं उन पर सरकार निश्चित तौर पर। और पिटारा खुलने का ज़्यादा वक्त नहीं बचा। यासिर, मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे बड़ी निगाह अगर इस बजट पर किसी की है तो वो मिडिल क्लास की है। क्या टैक्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ी एक नई स्लैब, जैसा कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 20 लाख जिसकी इनकम है उसके लिए एक नई स्लैब बनाने को लेकर डिमांड की जाती रही है, क्या कुछ ऐसा देखा जा सकता है जिससे मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिल पाए? ज़रूर मेरा मानना है कि ये बजट में जो मिडिल क्लास है उनको काफ़ी सपोर्ट दिया जाएगा फ्रॉम दी टैक्स स्लैब पॉइंट ऑफ व्यू एंड दी रेट ऑफ टैक्स, बिकॉज गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि डिस्पोजेबल इनकम मिडिल क्लास के पास ज़्यादा आए, जिससे वो परचेसेस कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। तो मेरा व्यू है कि ज़रूर ये बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ टैक्स राहत के सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स दिखाई देंगे। सर, ये सैलरीड क्लास क्या उम्मीद करे आज कि क्या क्या बदलाव आ सकता है टैक्स स्लैब में? सैलरीड क्लास जरूर ये उम्मीद कर सकता है कि करंट सिचुएशन से डेफिनेटली उन्हें फ़ायदा होने वाला है। कितना फ़ायदा? दी टैक्स इंसिडेंट्स ऑल्सो, जो उनके हाथ में टैक्सेबल डिस्पोजेबल, इन माई ओपिनियन मुझे लगता है कि करीबन मुनाफा 7 to 8% नेट, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है ठीक फॉर सैलरीड क्लास के लिए। ठीक है। बाकी सर, चूंकि IT का शहर कहा जाता है बेंगलुरु, अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो क्या कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है लोगों की उम्मीदों के मुताबिक? IT सेक्टर हमेशा इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रही है वो भी इसको हमेशा सपोर्ट करने की डायरेक्शन में प्रोनाउंस हुई है। बट ये बजट में डेफिनेटली जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बजट, जो भारत को विकसित भारत हम जो बात करते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी का भी जो मिशन है उसको काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा, और उसमें IT सेक्टर जो है उसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी कुछ पॉलिसीज़ और एक कॉन्ड्यूसिव फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा थ्रू दिस बजट,
which will support IT sector to again regain its global position as far as India is concerned. ठीक है, यानी आपके कहने का मतलब है कि ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट होगा और सोशल सेक्टर पर भी आपको लगता है कि सरकार की नजर रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो को भी देखना है सरकार को, गांव पर भी नजर रखनी है। और 2047 का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का देखा है, उसका जिक्र भी कल उन्होंने किया, तो उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ कड़वी घुट्टी भी मिल सकती है, पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा, लगता है आपको? ज़रूर, बिकॉज बजट जो होता है इज़ ऑलवेज एक बैलेंसिंग एक्ट होता है बिटवीन ग्रोथ ड्रिवन इनिशिएटिव्स एंड मेजर्स विच हैव टू, जो फोकस करता है फिजिकल डिसिप्लिन पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करेगा, तो कहीं पे तो डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट आएगा जो हमारे लिए थोड़ा एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो सकता है। बट ओवरऑल ये एक बजट, मेरा मानना है कि भारत को जो हमारा एस्पिरेशन है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत को ले जाने का एक मिशन चालू किया है, उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं थोड़ा सजेशन इम्पैक्ट जो मैं देख रहा हूँ इसका, वो ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, अगर वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है और जो रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं उसको अगर हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी बूस्ट देगा और इंडिया में FDI नए तरीके से नॉट ओनली क्वांटिटेटिवली बट क्वालिटेटिवली भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है सौरभ जी, मैं लौटूंगी आपके पास। यासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ पद्मिनी जी इस वक्त मौजूद हैं। यासिर, एक बहुत छोटा सवाल है मेरा, क्या बड़ी चुनौती इस बजट में वित्त मंत्री के सामने ये हो सकती है कि ऐसा बजट पेश किया जाए जो महंगाई को कम करे, बेरोजगारी को कम करे, इकोनॉमी की स्पीड को बढ़ाए और हर वर्ग पर उसका फोकस भी नजर आए? क्या वो ऐसे सेक्टर हो सकते हैं, जरा पूछिए, IT सेक्टर के अलावा भी और क्या को सेक्टर नजर आते हैं जो इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और सरकार का फोकस उन पर रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हम पद्मिनी जी से पूछेंगे। पद्मिनी जी, अगर हम बात करें सरकार की, बजट की जब बात होती है तो सब लोग नज़र रखते हैं बजट पर, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती है, क्योंकि सब लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं इस बजट का, नई सरकार आई है, क्या क्या लगता है आपको बदलाव आ सकते हैं? अभी तो जो ग्रीन मोबिलिटी है उसके लिए हम देख रहे हैं कि कुछ तो होना ही चाहिए, और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी जो MSME सेक्टर में बूस्ट मिला है तो उसको भी और भी बढ़ावा मिलना ही चाहिए। जो नए वुमेन एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उनको एग्जिस्टिंग बजट जो अवेलेबल सिस्टम है उसके बारे में ज्ञान करवाना चाहिए, प्लस उनके लिए बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह भी देना चाहिए। जो इकोसिस्टम बनता है वुमेन्स के लिए, वो अगर सही मिल जाए तो वुमेन विल ऑल्सो बी प्रोग्रेसिंग इन दिस। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, क्योंकि कर्मचारी जो होते हैं वो हमेशा इस पर नज़र रखते हैं कि इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती है, क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो सकता है? स्टेबल रखें तो बेटर है, क्योंकि अभी जो मिडिल इनकम वाले हैं उनका उन्हीं के ये मानना है कि जो मिडिल इनकम वाले हैं उन्हीं के यहाँ से टैक्सेस प्राइमरीली जाता है, तो अगर उन पे अगर ज़्यादा बोझा हो जाएगा तो फिर उनको सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश यही रहे कि एज इट इज़ रखे तो भी बेटर ही है करके। सब लोगों की उम्मीदें होती हैं कि बजट में कुछ ना कुछ राहत उनको मिले, लेकिन सरकार को देखना ये होगा कि देश को आगे बढ़ाना होता है, ग्रोथ भी ज़रूरी होती है। जिस तरह की हम लगातार कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, 5 बड़ी इकोनॉमीज़ में आना है, कितना मुश्किल होता है सरकार के लिए एक ऐसी बजट बनना जिससे सब कुछ हो जाए? सब क्योंकि हम लोग अलग अलग इनकम वाले हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हर किसी इनकम स्लैब वाले के लिए कुछ ना कुछ बनता ही रहना चाहिए। हम देश के विकास के लिए हर कोई नागरिक प्रयास करना ही चाहते हैं, अपनी जितनी भी शक्ति हो वो अपना लगाना ही चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा ना हो जाए कि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और उसका फल ना देख पाएँ। तो इस हिसाब से हम लोग को ऐसा लगता है कि एज ए आम नागरिक की तरह की हमारी जो मेहनत है और जिस तरह से हम देश के लिए और सरकार के लिए आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, तो हम अपनी कोशिश करेंगे, आप एज सरकार आप भी हमारी मदद करें, तो साथ मिलकर हम देश की तरक्की कर सकते हैं। और भावना तो यही है कि हम भी भारत का नाम सर्वोपरि रखें,
ये अभिलाषा के साथ चलने का ही, सरकार के साथ चलने का ही हमारा भी राय है। ठीक है यासिर, मैं अपने खास मेहमान सौरभ के पास भी जाना चाहूंगी, आपके पास भी हम आएंगे। सौरभ, दो सवाल मेरे आपसे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्स में बढ़ोतरी की कितनी संभावना आपको नजर आ रही है, और दूसरा कैपिटल गेन टैक्स को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर को एक हानि से बचाने के लिए कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ाया जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं? मेरा मानना है कि कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होगी, ये सेम रहेगा फॉर वेरियस रीजंस। मैं लुकिंग एट दी ओवरऑल जो अभी करंट टैक्स प्लेटफॉर्म है, कैनवस है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें अभी कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया ना जाए, ये मेरी उम्मीद है प्रेजेंट गवर्नमेंट से। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर आपको लगता है कि कुछ इजाफा होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके यस, ज़रूर कुछ बेनिफिट मिल सकता है। वो कॉरिडोर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट विल डेफिनेटली गिव सम मोर सपोर्ट, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है स्टैंडर्ड डिडक्शन रेट को लेकर। जी सौरभ जी, एक सवाल मेरा ये भी है, सीनियर सिटीजन को लेकर कितना फोकस रह सकता है सरकार का, और दूसरा ये भी कि खासकर जो आधी आबादी, हम महिलाओं का जिक्र करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपने देखा होगा कि हर मौके पर वो महिलाओं पर फोकस उनका रहता है कि आधी आबादी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उसके लिए क्या कुछ बेहतर इस हम बजट में देख सकते हैं बाकी 6 बजट से अलग? सर ज़रूर आपने जो भी 2 पॉइंट बताए, दोनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स, कुछ सपोर्ट सिस्टम प्रोनाउंस करेंगे ये बजट में। पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको डेफिनेटली हम चाहते हैं कि वो अपने जो भी लाइवलीहुड है आगे जाके सीनियर एज में वो अपने मीन्स को आगे अवेलेबल कर सके, तो उसके कारण गवर्नमेंट डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है उसमें उनके इन्वेस्टमेंट पे एनहांसमेंट दे सकती है। और जो वुमेन की बात है, डेफिनेटली ये जो हमारे लिए कॉरिडोर है, अगर हम ये वुमेन सिस्टम के साथ में अगर इनको हमारे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, आई थिंक दैट विल बी बहुत ही अच्छा रहेगा ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारा जो वुमेन पॉपुलेशन है, हम अर्बन एरिया में देखते हैं कि काफ़ी लोग आगे एडवांस है, बट जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें हमें उनको मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने की काफ़ी ज़रूरत है। और ये तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स या तो कुछ सपोर्ट सिस्टम लाती है जो उनको मेन कॉरिडोर जो है इंडियन इकोनॉमी का, उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अच्छी तरह से जुड़ पाए। सर वो क्या सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, मैं उसी का जिक्र करना चाह रही हूँ, ताकि जो महिलाएं हैं जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, हमें देख रही हैं, बजट से उम्मीद लगाए हैं, कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है, वो क्या उम्मीद कर सकती हैं, क्या वो सपोर्ट सिस्टम उनके लिए सरकार के दिमाग में हो सकते हैं और इस बजट में हम देख सकते हैं? एक तो ये हो सकती है कि जो कंपनीज जो है जो एम्प्लॉय करती है वुमेन को, जो पर्टिकुलरली MSMEs है, उनके थ्रू एक इंसेंटिव सिस्टम जारी किया जाए। सो इवन दी MSMEs आर एनकरेज टू हैव मोर फीमेल एम्प्लॉयज़, जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इनके साथ जुड़ सकती है। सेकेंड, जो पर्टिकुलरली वुमेन जो वर्किंग क्लास है उनको भी उनके जो एम्प्लॉयमेंट में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसका जो भी बेनिफिट मिलता है उसमें कुछ मुनाफा दिया जाए। एंड रूरल क्लास में, रूरल एरियाज़ में जो वुमेन है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए अगर कंपनीज जो है, इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर अगर कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह लेता है तो ज़रूर कुछ सब्सिडी दी जाए। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीके से हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ये वाकई होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे ज़मीन पर उतारा जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ मनमोहन सिंह जी जुड़ गए हैं, ये होटल व्यवसायी हैं। मनमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहती हूँ कि आज बजट से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या लगता है सरकार क्या बदलाव ला सकती है? क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? देखिए, मेरे 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक है और एक पॉलिटिकल है। इन द पॉलिटिकल सेंस राइट नाउ हमको जो मेन चीज़ है या मेन एस्पेक्ट है वो पीस है। पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज़ टू मच ऑफ डिसरप्शन।
political disruption, political instability. I would want to make an appeal to the entire political system of the country कि थोड़ी सी देर के लिए हम जो इलेक्शन मोड होता है या खींचातानी का मोड है, इससे निकल के अपनी कंसंट्रेशन इकोनॉमी में लगाएं, जो कि मुझे लगता है कुछ हद तक हटती जा रही है. आवर माइंड स्पेस of the people is too much occupied by the politics in this country and economics के aspect से हम थोड़ा दूर हो रहे हैं. So this is my first thing. Now what do you mean by political stability? धरना, जाम, बंद, protest, your security, your transport. So these things are the key factors for economy. अगर आप security नहीं आपको लगेगी तो आप बाकी चीज़ें क्या करोगे. सो एक एस्पेक्ट तो ये है कि फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वी नीड टू पुट डाउन फॉर सम टाइम ऑल एंड कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स आवर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. सेकेंड पार्ट जो हमारी एक्सपेक्टेशन आप जैसे कह रही थी कि इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन क्या है. इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन में ये है कि डेफिनेटली वी डोंट वांट एनी न्यू टैक्सेस बिकॉज अभी हम स्टेबल हो रहे हैं. अभी बहुत शॉर्ट मेमोरी है, कोविड को हम लोग भूल गए. बट डू यू नो डज द गवर्नमेंट रियलाइज दैट वो जो एक एस्पेक्ट था, जो एक पीरियड था, उससे अभी तक हम वापस लौटे नहीं हैं. एशियंस और इंडियंस वी प्रिटेंड अ लॉट कि सब ठीक है, क्योंकि हम लगता है कि अगर मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो मेरी सामाजिक हालत पे असर पड़ेगा. कोविड वाज अ बिग सेटबैक टू पीपल, टू traders, to industrialists, to manufacturers. So I think the best thing this government can do right now in this budget is not to levy anything new. Don't surprise us. हमें हैरान मत करिएगा कि ये लगा दिया. थोड़ी देर हम लोग को चलने दीजिए. Give us some time to stabilize into whatever we are and then look up to a new tax. In fact, this is the time to give some relief, to do some creative economics. And how to bring more people in the tax net. Even today, a small percentage is paying taxes, fulfilling its taxation commitment against vast majority of people. अगर हम आधार कार्ड सबको दे सकते हैं, अगर हम सब सुविधाएं सबको दे सकते हैं, तो हम उनसे कर क्यों नहीं एकत्र कर सकते. इसकी क्या वजह है. Why is it that only the law-abiding people are lawful and the lawless have no law? So this anomaly, अगर हम ये गैप पूरा करते हैं तो इंडिया कैन बी अ वेरी रिच कंट्री बाय इट्स रिसोर्स. इनफैक्ट वहाँ आके हम लोग मेरे हिसाब से फेल हो जाते हैं जब हम एक कलेक्टिव मूवमेंट नहीं कर पाते, सिर्फ सेलेक्टिव मूवमेंट करते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव टू से. ठीक है मनमोहन जी, ठीक कहा आपने. मैं आपके ही सवाल को लेकर सौरभ जी के साथ जाती हूँ. सौरभ जी, सुना आपने मनमोहन जी को. बाकी कंट्रीज के अलावा अगर हम देखते हैं तो आखिर ये प्रॉब्लम हमें इंडिया में क्यों दिखती है, और इसका जो रेशियो है वो वाकई से डिफरेंस दिखाता है. हाँ जी, मैं पूरा सहमत होता हूँ मनमोहन जी से. मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को फ़िलहाल एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड के लिए समय देना चाहिए, बोथ एट कॉर्पोरेट लेवल एंड ऑल्सो एट इंडिविजुअल लेवल. बिकॉज पेंडेमिक के जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी समय तक लोगों पे रहे. अभी ये टाइम आया है जब हर एक आदमी, हर एक कंपनी अपने हिसाब से अपनी ग्रोथ स्टोरी लिखना चाहती है. और इस टाइम पे अगर गवर्नमेंट का सहकार मिल जाता है तो डेफिनेटली जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, हमारे पास जो टैलेंट है और जो फ्यूचर रोड मैप दिखाई दे रहा है भारत के लिए, आई थिंक उसका हम पूरा उपयोग कर पाएंगे. और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को R&D इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उसको अलाइन कर देना चाहिए नेशन की प्रायोरिटीज़ के साथ, जिससे हम डेवलप कर सकते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेरिएबल्स, ऑल्सो माइक्रोबायल प्रोडक्ट्स और एक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस सेट हो सकती है. ये मेरे ख्याल से एक करंट सिनेरियो में जब हम ESG और क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं तो ये एक इनिशिएटिव और एक कंबाइंड एफर्ट मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है.
ठीक है, मनमोहन सिंह जी, अब आपके पास आते हुए आपने कहा कि गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कोई सरप्राइज ना दे, अभी अपने हाल पे छोड़ दे, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक का सिचुएशन था उसके बाद से बहुत सारे लोग अपने कारोबार को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ला भी चुके हैं, अभी बहुत सारे लोगों की उस वक्त नौकरियां भी चली गई थी, सेटल हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे है, जो छोटे कारोबारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे, एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, और क्या ऐसे कदम आपको इस सिनेरियो में लगते हैं कि सरकार को इन सेक्टर्स के लिए उठाने ही चाहिए जो वक्त की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक एमएसएमई या टाइनी इंडस्ट्रीज की बात है, इनका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो जीएसटी का पड़ा है। समवेयर डाउन द लाइन हम लोग जहाँ पे मिस कैलकुलेट करके सर्विस इंडस्ट्री पे जो जीएसटी लगा है उसने एम्प्लॉयमेंट को बहुत हिट किया है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक आदमी एक रेस्टोरेंट की जगह लेता है, उसका 18% रेंट है। अगर उसका 1 लाख रुपये रेंट है तो उसको 1,18,000 रुपये देना पड़ रहा है आज की डेट में, और उसको कोई इनपुट भी नहीं मिलता है। इनपुट के लिए कंडीशन ऐसी है जिससे उसका सेल नहीं होती है। और यू वुड अंडरस्टैंड एमएससी एंड टाइनी इंडस्ट्री वाज द बिगेस्ट एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट। आज की डेट में बहुत सारे लोग आते हैं, वो चले जाते हैं, वो कहते हैं हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, इतना जीएसटी हम देंगे। एक मशीन ले रहे हैं, आपने एक रेस्टोरेंट लगाया फॉर एग्जांपल, उसकी मशीनरी पे आप जीएसटी पे करते हो, आपको रिलीफ नहीं। आप उसकी टैक्स, उसकी रेंट पे जीएसटी दे रहे हो, आपको रिलीफ नहीं। तो वो जो एक 18% है, वी हैव स्टोलन दैट 18% फ्रॉम हिज 30% और 25% विच ही हैड टू इवेंचुअली सेव। जो उसने बचाना था उसी में से हम तो उसके पार्टनर बन गए सीनियर। वहाँ पे एक मिसकैलकुलेशन ये नहीं हुई है कि उसका व्यवसाय नहीं चल रहा, उससे एक मिसकैलकुलेशन ये हुई है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी वो रह गई है। एंड दैट स्टैंड्स गुड फॉर एवरी इंडस्ट्री विच इज़ इन दिस सेक्टर, बिकॉज हमारा लार्ज स्केल काम नहीं है। आप एक प्रोडक्शन करते हो, आप उस पर कैलकुलेट करते हो, उसके ऊपर बोलते हो यार मुझे ये पैसे मेरे पास बचने हैं, उसमें से आप इतना पैसे जिसका आपको रिफंड ही नहीं आता, आपको कोई इनपुट ही नहीं आती। सो समवेयर डाउन द लाइन GST in service industry has become counterproductive. Only those people can afford to pay GST जिनका काम चल रहा है, जिनको काम चलाना है, जो काम चालू करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये बहुत बड़ा डैम्पनर है। मैं अपनी इंडस्ट्री की तरफ से या स्मॉल सेक्टर की तरफ से ये कहता हूँ कि जब हमने GST इम्पोज किया तब हमें ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी थी कि वी आर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स, they are engines of employment. It is impacting that also. एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो एमएसएमई सेक्टर में होता है, जो हम आंकड़े लेते हैं, सरकार लेती है, मैं CI का मेंबर हूँ, प्रोमिनेंट मेंबर हूँ, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के आंकड़े तो बहुत आ जाते हैं, वी गेट वेरी गुड नंबर्स एंड वी बेस आवर इकोनॉमी ऑन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइज नंबर, बट यू वुड अंडरस्टैंड देयर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री जिसको हम संगठित और असंगठित कहते हैं। इतना बड़ा देश में इतना बड़ा, उसकी हमको जब हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अनदर इकोनॉमी व्हिच हैज़ नॉट बीन काउंटेड फॉर, एंड दे ऑल्सो, द लॉ इज फॉर ऑल, इज वेदर यू एन ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू दैट। बट व्हेन वी कैलकुलेट, व्हेन वी टेक इन द बिगर पिक्चर, वी फॉरगेट दैट देयर इज अनदर sector which is known as unorganized sector. So my plea would always be to get to the right figure, to get to the right conclusion, take a larger picture. Don't take only the organized sector. Our policies are basically made on organized sector, and if I can say for organized sector, but we must understand there's a bigger world than this, beyond the world of organized sector. बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। यासिर का रुख कर लेते हैं लक्ष्मी। यासिर, अभी जो आपके साथ मेहमान थी वो एआई का जिक्र कर रही थी। कल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ उसमें भी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने एआई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल हमें आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए और काम को बेहतर करने के लिए करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी जिक्र किया कि एआई आने वाले वक्त में कैसे नौकरियों पर इम्पैक्ट करेगा, अभी इस सिचुएशन को हम एनालाइज नहीं कर पाए हैं। तो इसको लेकर IT सिटी में क्या कहना है? आपके साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनका।
जी बिल्कुल। आपने सबसे पहले जो बात की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात की, कल इकोनॉमिक सर्वे में भी उसका जिक्र हुआ इकोनॉमिक, लेकिन वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि ये कैसे इम्पैक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नौकरियों पर। आप इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, आप जानती है दोनों चीज़ों को, नौकरियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्या एक इम्पैक्ट होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आगे बढ़ेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आना ही आना है, हर किसी बिजनेस सेक्टर में वो अपना छाप छोड़ के ही रहेगा। तो ये चाहिए कि हम रीस्किल कर ले अपने आप को, जो हम पहले काम करते थे उसमें एआई इंक्लूड हो जाए। तो इस हिसाब से अगर हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर इसमें काम रहेगा ही रहेगा। यानी कि नौकरियां नहीं जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जाएंगी, हमको केवल रीस्किल करना पड़ेगा, यानी जो जानते थे उसको भूलकर अब नए चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, पूरी दुनिया जा रही है, तो वो तो आना ही है, लेकिन हमें खुद को रिस्किल करना है, यानी कि नए तरीके से तैयार करना है, जाके हम इस सेक्टर के साथ मिलकर काम करें, तब जाके जो है कि इस पे फ़र्क नहीं पड़ सकता है कि नौकरियों पर। और ये एक्सपर्ट्स की राय है, देखना ये होगा कि अब इसको किस तरह से सरकार इस बजट में पेश करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या होता है इस बजट में, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ नई योजनाएं होंगी, वो देखना दिलचस्प होगा। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनमोहन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड मेरा ये सवाल है। मनमोहन जी को आपने सुना, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर संगठित असंगठित दोनों ही व्यवसायों को और दोनों ही तरह के जो व्यवसायी हैं उनका ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसले लेने चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये भी है, देखिए किसी भी चीज़ के हम बेनिफिट लेते हैं उसका लॉस भी होता है। एआई को लेकर पद्मिनी जी इस बात का जिक्र कर रही थी। युवाओं को लेकर सर मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल इसी में मैं ऐड कर रही हूँ। युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मैं कहूँ, या फिर कह लूँ कि उनको एक नई राह दिखाने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार इस बजट में क्या कुछ नया ऐलान कर सकती है, चाहे वो छोटे बिजनेस हो चाहे वो बड़े बिजनेस हो? सो जॉब क्रिएशन आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पैक्टफुल मुद्दा उठाया है। जॉब क्रिएशन के लिए सरकार को आगे बढ़ के काफ़ी कुछ करने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बजट में। मेरे हिसाब से जो जॉब क्रिएशन है वो साथ में उसका जो ट्विन कंपोनेंट है वो स्किल डेवलपमेंट है जी। और यहाँ पे इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। गवर्नमेंट को सपोर्ट से हमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत है भारत में, जहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडमिया का कंटिन्यूअस डायलॉग रहता है, इंटरेक्शन हो रहता है, जिसके माध्यम से इंडस्ट्री बता सकती है एकेडमिया, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ को कि आज उनको किस टाइप की टैलेंट और स्किल्स की ज़रूरत है, और ये हैंड इन हैंड कॉम्बिनेशन करके इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी ज़रूरी रहेगा, जो एक नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, जो हमारे यहाँ पे अभी मिसिंग है। ज़रूर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ गवर्नमेंट को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, लेकिन वो यूनिवर्सल एक्सेस देता है एजुकेशन को, और ये जो इंडस्ट्री एकेडमिया का जो कॉरिडोर है इसको हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को जॉब डिग्रीज मिल रही है, क्वालिफाइड हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री का हमेशा यही चैलेंज रहा है कि भाई जो स्किल हमें चाहिए वो उनमें नहीं है। इसके कारण उसमें उनको काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी एफर्ट्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो गवर्नमेंट के माध्यम से अगर ये क्रिएट किया जाए और इसकी इम्पैक्ट हम अगर मॉनिटर करते हैं तो ये जॉब क्रिएशन और जॉब सस्टेनेबिलिटी दोनों में काफ़ी तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा। एंड नॉट ओनली फॉर इंडियन कॉर्पोरेट्स, इवन फॉर फॉरेन कंपनीज जो इंडिया से टैलेंट लेना चाहती है, मैन पावर हायर करना चाहती है। यही सवाल मनमोहन जी आपसे, हमारे देश में जो यंग वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, उस यंग फोर्स को, उस यंग टैलेंट को नौकरी देने के लिए सरकार क्या करे? क्योंकि कल इकोनॉमिक सर्वे में भी निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर साल 80 लाख नौकरियों को देने की ज़रूरत है 2036 तक, और ये नौकरियां जनरेट कहाँ से होंगी? देखिए, एक सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा, चाहे कोई सरकार हो या कोई लीडरशिप हो, वी शुड मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू द नेशन कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हर एक को नहीं मिल सकती। ये जो हम एक मिसनोमर फैला देते हैं, सरकारी नौकरियाँ नहीं मिली, नौकरी नहीं मिल रही। यू हैव टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यू हैव टू क्रिएट डिप्लॉयमेंट फॉर योर सेल्फ। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि जहाँ पे एक बोतल होती है वहाँ एक ढक्कन भी होता है।
जो बंदा पैदा हुआ उसका पेट है तो भगवान उसका पहले रोजी रोटी बना के भेजता है. People are looking for suitable employment. If I can get a job in a private sector, why should I try to get into the government sector? So we have to make it clear as a nation. Employment is by opportunity, not by commitment. Nobody can commit. I can't commit a job to my son today. How can the government say, we'll give you the job? But what government should do and what government can do is to create them, to make them ready for employment. जो पहले सरकार में एक हुनर से रोज़गार प्रोग्राम चलता था जिसमें हम ये बच्चों को सर्विस इंडस्ट्री में अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड में लेके आते थे, वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं अपनी स्टीम लूज कर गया है. आज की डेट में भी एक बच्चा अगर 10वीं पास है वो 14-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए रेडी हो सकता है विद अ टैग दैट ही हैज़ लर्नड, ही इज स्किल्ड. Unfortunately, like I just said a little time earlier, our focus of the government today, and being very frank to you, is totally on political, aspects. We have lost our, I must say this very openly to you, our focus has been lost from employment. Are we preparing our children in service sector? We are not. We are just talking that we're doing this. हम योजना बनाते हैं, लेकिन योजना के बाद क्या होता है? मैंने 10 साल से मैं अपनी इंडस्ट्री में देखता हूँ, इतना बच्चा रेडी होता था जो आ जाता था. देखिए एक छोटा सी बात है, एक बच्चा गांव से आता है, वो एक यूनिफॉर्म डालता है, एक बैज लगाता है, उसको 10-20 चीज़ें सिखाई जाती हैं और वो एक मैकडोनल्ड में, बर्गर किंग में, किसी अच्छी बरिस्ता में खड़ा हो जाता है. उसको एक हुनर मिलता है और एक डिग्निटी मिलती है कि येस आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वो गाँव के बच्चों से कभी आपने ये सोचा है कि जो एक फार्मर है उसकी जो मेन इनकम आती है 2 टाइम साल में, उससे वह शादी करता है या घर बनाता है, और जो उसका घर का खर्चा चलता है उसके बच्चे जो शहरों में काम करते हैं उनसे उसका घर चलता है. वो जो एक रिलायंस वाले क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर्क. वेयर इज आवर फोकस? वी शुड ट्रेन देम एंड टेल देम बेटा आपको तैयार कर दिया, आप जाओ. इनफैक्ट इसमें आप बोलेंगे सर सुझाव बताइए. सुझाव ये है कि जितनी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं इनको हम परमिट करें, आप अपने ट्रेनिंग सेंटर्स भी साथ ही खोलें. यू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर देम बाय ट्रेनिंग देम. हैव अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. वी डोंट वांट यू टू चार्ज एनीथिंग, बट इफ यू आर रनिंग अ कॉर्पोरेट, इफ यू रनिंग लाइक आई रन अ होटल, आई शुड बी आस्क्ड सर प्लीज ट्रेन 10 चिल्ड्रन in a year or 20 children in a year and create employment for them, make them employable. So there is a lot of creative thinking to do. But at the same time I say, no government, it may be anybody, it cannot say that I guarantee job to everybody. No, you have to become employable, you have to become deployable. If you're not employable, how can employment come to you? बिल्कुल मनमोहन जी, आपने ऐसे मुद्दे उठाए हैं निश्चित तौर पर, इसकी ओर मुझे लगता है कि ध्यान देने की जरूरत भी है. और सौरभ शाह जी, मैं आपके पास भी आऊंगी. इन तमाम प्रश्नों पर हम आपसे भी चाहेंगे कि आप उस पर बताएं कि सरकार की ओर से इन पर क्या योजनाएं और किस तरीके का कार्य किया जा सकता है. आगरा से मेरे सहयोगी विनीत दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं. विनीत, अब तो मैं कहूंगी कि मुश्किल से मुश्किल 18 घंटे का वक्त, 19 मिनट का वक्त बचा है, माफ कीजिए 19 मिनट का वक्त है. आगरा में चूंकि आप मौजूद हैं और आगरा में बड़े पैमाने पर व्यवसायी हैं, चाहे वो लेदर का काम हो, चाहे पेटे की व्यवसायी हो, चाहे अन्य चीजों का मैं देखूं, आगरा के लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें नजर आ रही? और बिल्कुल देखिए थोड़ी देर में ही पिटारा खुलने वाला है, लेकिन आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं. अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा पर्यटन नगरी है. चाहे जूते के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जूते की सबसे बड़ी मंडी है, पेठा नगरी यहाँ पर है. और सबसे बड़ी अगर मंडी कहे या उद्योग कहें तो वो पर्यटन उद्योग है. तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो होटल व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, पर्यटन उद्योग से भी जुड़े हुए हैं. सभी लोगों से बातचीत कर लेते हैं. कितनी उम्मीद लग रही है इस बार बजट से आपको? उम्मीद तो काफी है. मोदी सरकार का कार्यकाल का तीसरा बजट है. उम्मीद तो काफी है. वैसे मैं चाहूंगा कि आगरा को एक अलग जोन डिक्लेयर किया, क्योंकि टीटीजेड के अंदर एक अलग अथॉरिटी बना के इसका डेवलपमेंट फंड रिलीज किया जाए, जिससे कि पर्यटन का डेवलपमेंट हो सके. क्योंकि यहाँ पे जो आगरा का युवा है वो पलायन कर रहा है. जो नाइट में कुछ नहीं है, 5 बजे बाद 6 बजे बाद कोई पर्यटन की कोई नाइट कल्चर डेवलप होना चाहिए. रात्रि बाजार 10, 11, 12 बजे तक खुलने चाहिए. और मैं तो ये विशेष तौर से यही कहूंगा कि अलग से एक अथॉरिटी बना के इसका डेवलपमेंट किया जाए. इस बार उम्मीद है आपको कि सरकार आपके
हाथ में कुछ लाइक उम्मीद तो काफ़ी है सरकार से, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो काफ़ी है। सर आप बताइए, किसानों की बात हो या फिर युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, क्या कुछ लगता है आपको किस क्षेत्र में इस बार सरकार अच्छा काम करने वाली है, बजट अच्छा लेके आई? बजट तो अच्छा आना चाहिए क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है। और जहाँ तक किसानों की बात है तो मेरा किसानों के बारे में ये कहना है कि बजाय उनको जो महीने का पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है उसको बढ़ाने के बजाय किसान आपदा फंड और फसल बीमा इस पर जोर देना चाहिए। इसके लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि क्योंकि किसान को तो अपने उसका एमएसपी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो एमएसपी पे उसको उसका पूरा पैसा मिल ही रहा है, लेकिन अगर उसकी फसल खराब हो जाती है बीमा तो उसके लिए बीमा हो। दूसरा जो है फर्टिलाइज़र है, जो कृषि यंत्र है उन और जो बीज है उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए और उसके लिए जो जीएसटी है उसको घटाया जाना चाहिए किसानों के विषय में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहेंगे, या आपको लगता है कि युवाओं को क्या युवाओं को और शिक्षा का मेरा मिला जुला ये है कि रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि जो बच्चा है 12वीं तक उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो 12वीं करने के बाद टेक्निकली इतना सॉलिड हो कि अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सके और ग्रेजुएशन तक शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए 7वीं बार बजट पेश इस बार हो रहा है तो इस बार काफ़ी उम्मीदें भी हैं इस बार लग रहा है। आप बताइए किस क्षेत्र में आपको लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए, और खासतौर पर अगर आगरा को देखते हुए बात करें? आगरे में तो जो है कि पर्यटन नगरी है, पर्यटन नगरी के साथ धार्मिक नगरी भी है, तो हम जो चाहते हैं आगरे में शहर में महादेव के जो मंदिर हैं चारों तरफ उनका भी बढ़िया तरीके से कोई एडिटोरियम बना के रात को कोई प्रोग्राम हो, कल्चर प्रोग्राम होने लगे जिससे कि रात को जो मुसाफिर जो आते हैं वो घूमते हैं उनको प्रोग्राम देखने को मिले, उनको धार्मिक चीज़ें देखने को मिले जिससे कि अपना धार्मिकता का कुछ नाइट कल्चर शुरू हो, चाहे जैसे रेड फोर्ट है वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो शुरू हो, फतेहपुर सीकरी में हो, उसी तरीके से फाउंटेन जो पार्क हैं उन पार्कों में नाइट में फाउंटेन चालू हो जिसमें लोगों को घूमने की रात को जाने लगे, जो देखने को अच्छा लगे चीज़ों को। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे अपना कृषि और उस पर जैसे अपना फ्री का राशन है ये भी बंद होना चाहिए और शिक्षा का स्तर थोड़ा स्तर अच्छा होना चाहिए जिससे अपने जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको अच्छा रोजगार मिले। और जो अब जो चल रहा है इस वक्त मोदी सरकार में फ्री का राशन, इसमें ज़्यादा जोर दूंगा मैं। अच्छा, स्लैब को लेकर क्या कहेंगे? स्लैब को लेकर हमेशा से हर बार से इस बार क्या लगता है? स्लैब भरनी चाहिए मध्यम वर्ग के लिए, जो अभी तक स्लैब चले आ रही है उसमें कुछ जरूर कुछ ना कुछ भरना चाहिए जैसे कि मध्यम वर्ग के परिवारों को और मध्यम वर्गीय लोगों को कुछ राहत मिले। मैं तो ये कहूँगा स्लैब को कुछ भरना चाहिए जरूर। ठीक है। कुल मिला के उद्योग की दृष्टि से जैसे आप बता रहे हैं नाइट कल्चर की शुरुआत हो, शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेरोजगारी की दृष्टि से। आपको लगता है कि उद्योग के क्षेत्र में कुछ होना चाहिए? उद्योग के क्षेत्र में तो होने चाहिए उद्योग, क्योंकि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है ऐसा उम्मीद की जा रही है। तो जब तीसरी अर्थव्यवस्था तभी बनेगा जब उद्योग हमारे यहाँ बढ़ेंगे। और बेरोजगारी है तो उसके लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि रोजगार पर एक शिक्षा होगी तो बेरोजगारी कम होगी। बिल्कुल। देखिए, हम आगरा के यहाँ तमाम लोगों से बातचीत लगातार कर ही रहे हैं और सबसे किसी न किसी विषय पर बात कर रहे हैं। देखिए, बुजुर्गों को जैसे कि अभी लगातार कुछ लोगों ने थोड़ी देर पहले ही राय रखी थी कि बुजुर्गों को भी अब ऐसा लगता है कि आयुष्मान कार्ड से उनको जोड़ देना चाहिए, 70 साल से मतलब ऊपर है, तो कुछ लाभ मिलना चाहिए उनको। बुजुर्गों को लाभ मिलना चाहिए। जो पहले हमें रेलवे में और उसमें कंसेशन मिलते थे वो दोबारा से लागू होने चाहिए, और जो कुछ एज लिमिट ऐसी कर देंगे उसके ऊपर बुजुर्गों को इलाज बिल्कुल फ्री होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड उनसे जोड़ा जाए, उनको सब फ्री होना चाहिए। 70 साल से ऊपर उनको बिल्कुल फ्री इलाज और मिलना चाहिए। अच्छा, इस बार देखा जा रहा है कि 7वां बजट ये इस बार पेश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उससे पहले कहा भी आती है एक विकसित भारत की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लग रहा है कि इस बार उम्मीद कि जो बजट होगा वो कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे ले जाएगा। बिल्कुल सर, अगर बजट देश के विकास के लिए नहीं होगा तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए बजट का प्रावधान इस प्रकार होना चाहिए। और जैसा मोदी जी ने पहले भी कहा था कि इस बार हम मिडिल क्लास के लिए सोचेंगे। जब तक मिडिल क्लास का भला नहीं होगा, जब तक देश का भला नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। स्लैब 7 लाख से बढ़ा के 10 लाख किया जाना चाहिए कम से कम, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होनी चाहिए और फ्री का राशन बंद होना चाहिए। किसानों के लिए भी सरकार सोचे
और युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए सोचा, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है विनीत, जैसे अब आगरा को ले लेते हैं, आगरा में जैसे इंडस्ट्रीज नहीं लगा। आगरा वासियों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि वहाँ पर नाइट कल्चर शुरू होना चाहिए ताकि जो पर्यटक वहाँ पर आते हैं उन्हें आगरा नगरी की संस्कृति भी देखने को मिले। और तस्वीरें ये जो आप देख रहे हैं कुछ ही देर पहले की, जब निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंची, उनसे बजट को पेश करने की मंजूरी लेने के लिए पहुंची और बाकायदा दही शक्कर भी खिलाया। कहते हैं शुभ काम करने से पहले दही शक्कर लक्ष्मी खिलाया जाता है, वहीं राष्ट्रपति ने उन्हें दही शक्कर भी खिलाया। और ये फोटो आपका मौका। और इस वक्त बस अब वक्त बहुत कम बचा है, बजट पेश होने में वक्त बहुत कम बचा है, 12 मिनट का वक्त बचा है। और 12 मिनट बाद इस लाल रंग के टैबलेट के पिटारे से जो वित्त मंत्री के हाथ में है, इसके अंदर से क्या निकलेगा? लोगों की आकांक्षाएं तो यहां से बहुत सारी है, क्या वो पूरी होंगी, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और आपने तमाम जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे उनसे भी समझा कि इस बजट में किस वर्ग को क्या उम्मीद है और किस वर्ग के लिए सरकार क्या कुछ नए ऐलान कर सकती है। व्यापारी वर्ग खासकर, चाहे वो आगरा से व्यापारी वर्ग जुड़े हों या हमारे साथ मनमोहन सिंह जी जो होटल व्यवसायी थे वो जुड़े हुए थे, हर किसी व्यवसायी वर्ग के व्यक्ति की ये उम्मीद है कि एक इस तरीके की सरकार योजना लाए ताकि जो नए बच्चे, नए युवा जो आगे बढ़ रहे हैं वो अपना व्यवसाय ओपन करने में उनकी ऐसी योजनाएं मदद कर सकें और लोगों को उसके जरिए भी रोजगार मुहैया हो सके।